नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में आधुनिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद ये 4 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। तो आगे हम आज पढ़ेंगे प्रयोगवाद। गतिवाद के बाद कौन सा वाद आया? प्रयोगवाद। प्रयोग नाम से पता चलता है ना कि जिस काल में अधिक प्रयोग हुए उसको क्या कहा गया? प्रयोगवाद कहा गया। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1952 या 54 तक के कालखंड को प्रयोगवाद का नाम दिया गया। इसके प्रमुख प्रवर्तक कवि कौन से थे? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे जी। तो इनके इस वाद की जो शुरुआत थी या इस वाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? अज्ञे जी है। अज्ञे जी ने प्रयोग को साधन माना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है बल्कि साधन है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन होता है वो क्या है? प्रयोग। प्रयोग के द्वारा हम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तार सप्तक के जनक कौन है? यही है प्रवर्तक जो है अज्ञे जी, यही तार सप्तक के जनक है। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर किसको स्थान दिया? बौद्धिकता को। तब जो छायावाद तक भावुकता को स्थान दिया गया था, उसके पश्चात भावुकता का स्थान किसने ले लिया था? बुद्धि ने। भाव पर किसकी विजय हुई थी? बुद्धि की विजय हुई थी। बौद्धिकता ने स्थान ले लिया था। वह जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता आदि एवं संघर्ष को उन्होंने क्या प्रदान की? अभिव्यक्ति प्रदान की। किसमें प्रदान की? प्रयोगवाद में प्रदान की। तो हम थोड़ा सा प्रयोगवाद के बारे में जानेंगे। मैंने भी आपको बताया कि प्रयोग का मतलब क्या था। क्या इस कविता में या प्रयोगवाद में हर चीज पर प्रयोग हुए? नए उपमानों पर प्रयोग, कविता पर प्रयोग, नई अलंकारों पर प्रयोग, जो भाव या भावों की अभिव्यक्ति पर प्रयोग, तो अनेक प्रयोग हुए। शिल्प पर प्रयोग हुए। हर चीज पर नए नए प्रयोग, मतलब इन्वेंशन हुए, नई नई खोज की, नए नए उपमानों को प्रस्तुत किया, उन पर प्रयोग हुए। हिंदी काव्य धारा में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जिसे अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, परंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा माना जाता है। इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं जो नई संवेदना, नए भाव बोध, नए युग बोध पर आधारित थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, काव्य की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमान की दृष्टि से, कथा वस्तु की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से इन कवियों ने प्रयोग किए। अतः इसका नाम प्रयोगवाद सार्थक जान पड़ता है। किंतु अज्ञे ने प्रयोग को क्या माना? साधन माना। और प्रयोग, उन्होंने कहा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है बल्कि साधन है। ठीक है। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता आदि व संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रस्तुत किया। मानव मात्र, लघु मानव किसको माना गया? मानव मात्र को पूर्ण गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया। गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया। ठीक है। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया और प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी इन्हीं कवियों को है। प्रयोगवाद का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हो गया। वैसे तो इसके पश्चात का टॉपिक होता है नई कविता, लेकिन प्रयोगवाद को भी अनेक कवियों ने नई कविता नाम दे दिया। प्रयोगवाद ही कुछ समय के पश्चात नई कविता के रूप में जाना जाने लगा। डॉक्टर शिव कुमार ने कहा ये दोनों एक ही धारा के विकास की अवस्थाएं हैं। क्या? नई कविता और प्रयोगवाद। नई कविता में प्रयोगवाद दोनों का क्या है? विकास की। नई कविता व प्रयोगवाद दोनों ही विकास की क्या है? दो अवस्थाएं हैं। 1943 से 53 तक
कविता में जो प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। 1943 से 53 तक जो प्रयोग हुए, नई कविता उसी का परिणाम है। नई कविता उसी का परिणाम है। उसी के फलस्वरूप नई कविता का जन्म हुआ है। नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकास अवस्था है। प्रयोगवाद क्या है? आरंभिक अवस्था, क्योंकि तब शुरुआत हुई थी प्रयोगों की, और नई कविता क्या है? विकास अवस्था। तब उसका पूर्ण रूपांतरण क्या हो चुका था? विकास अवस्था। ठीक है। तो प्रयोगवाद में क्या हुए थे? इसके पश्चात तार सप्तक आए थे। प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे जी। तो ये आपको प्रथम तार सप्तक, दूसरा, तीसरा व चौथा भी आ चुका है, तीसरा तक हम करेंगे अपने सिलेबस में। तो प्रथम में नेमी चंद्र जैन, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये प्रश्न आते हैं आरपीएससी में या आपके हिंदी जो ये बीए थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर में, कि प्रथम तार सप्तक में कौन कौन से कवि सम्मिलित थे, या इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रथम तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन रूप में भी आ सकता है और सीधा भी पूछा जा सकता है, थ्योरी रूप में भी। तो नेमी चंद्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण, प्रभाकर माचले, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा व अज्ञे, रामविलास शर्मा व अज्ञे। प्रथम सप्तक कब आया था? 1943 में। ये प्रथम मतलब जिसको तार सप्तक का नाम दिया गया। उसके पश्चात आया दूसरा, 1943 के बाद आया दूसरा सप्तक, 1951। ठीक है। ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण मिश्र, हरिनारायण व्यास, या आपको इसको आप रेटाफिकेशन करो या याद करो, किसी तरह से भी इसको आपको आत्मसात करना है। हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, छह हो गए, और धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो ये कौन थे? ये थे दूसरा सप्तक।
तीसरा शतक। ये था 1959 में। इसके कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। नंबर 2 कुंवर नारायण। नंबर 3 कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी केदारनाथ सिंह। मदन वात्स्यायन। नंबर 6 विजय देव नारायण। विजय देव नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये आपको रटने पड़ेंगे। जब भी प्रयोगवाद आएगा तो आपको कम से कम 3 7 कवि सप्तक का मतलब क्या होता है? 7 कवियों का समूह। पहले सप्तक में स्वयं अज्ञेय थे, दूसरा सप्तक और ये तीसरा सप्तक। पहला 1943 में, दूसरा 51 में और तीसरा 1959 में इनका वर्णन किया गया है। तो ये 4 सप्तक का जनक होने की वजह से इनको प्रयोगवाद नाम काव्य को दिया गया। तो इसके अलावा इसके हस्ताक्षर कवि भी हुए हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर, सर्वेश्वर दयाल, कीर्ति, विजय देव नारायण। अनेक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने नई कविता का प्रचार प्रसार किया और उनको पत्रिकाओं में भी स्थान दिया। पत्रिकाओं में भी उनके आर्टिकल छपे। तो अब हम नई कविता या प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस काल में बहुत अधिक प्रयोग हुए वो क्या कहलाया? प्रयोगवाद। प्रयोग किस वस्तु किस चीज पर हुए? उपमानों पर प्रयोग हुए, कथा वस्तु पर प्रयोग हुए, भाषा पर हुए, शिल्प पर हुए, अनेक जगह हुए। नई कविता में प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां। तो मैं एक एक लिखूंगी और एक एक ही समझाऊंगी। नंबर 1 नवीनता। तो पहली तो बात यही है, नवीनता तो इस युग की प्रमुख देन थी। नवीनता, नई कविता में नयापन है। भाव, विषय, वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से यह एक परंपरा से विच्छेद की गई कविता है। अज्ञेय ने इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा है। नई राह, इन कवियों को क्या कहा है? नई राहों के अन्वेषी। अन्वेषक कौन होता है? खोज करने वाला। तो ये नई राहों का की खोज करने वाले कवि थे। अन्वेषक कहा है। नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने इन्हें कुछ ऐसा कहने को बाध्य किया जो पुरानी कविता में नहीं है। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने के लिए उत्सुक हैं और अतीत को बुलाना चाहते हैं। आओ हम उस अतीत को भूलें। आओ हम उस अतीत को भूलें। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम उस अतीत को भूल जाएं और आज अपनी रग रग के अंतर को छूए। मतलब अपने अंदर अपने मन का स्पर्श करें। तो इन्होंने कहा है बौद्धिकता। अगला, नवीनता के प्रति आग्रह करने के कारण
कविताओं में नए नए विषय चुने गए। इन कविताओं में पहली बार कंक्रीट, टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिया, गर्म पकौड़े, मूत्र सिंचित, मृत्तिका के घेरे में खड़ा गधा जैसे विषयों का चित्रण हुआ। मतलब नए विषय है। आज से पहले क्या था? भक्ति भावना थी, सूरदास की, तुलसीदास की, इस्कान की, मीरा की। इससे पहले ऋतुकालीन कवियों ने प्रकृति चित्रण किए, रम्य नारी चित्रण किए, नक्षिक वर्णन किए। अब उस धरातल से निकलकर जो कविता थी वो नए उपमानों पर आ गई थी। टूटा क्रोशिया, टूटी छत, है ना, कमरे की दीवार, या मूत्र सिंचित मृत्तिका के घेरे से खड़ा गधा, चाय की प्याली, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिये, गरम पकौड़ी आदि नए उपमानों का प्रयोग हुआ, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? नवीनता। नंबर 2 है बौद्धिकता। तो पहले आपको बताया है भावुकता के स्थान पर किसने ले लिया था कविता का स्थान? बौद्धिकता ने। बौद्धिकता परंपरागत कवियों में जहां भावना की प्रधानता थी, वहीं नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता थी। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूटकर बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। नया कवि पाठक के हृदय को जागृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को छोड़ना अधिक पसंद करता है। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविता में रागात्मकता का ह्रास हुआ और विचारात्मकता की वृद्धि हुई। राग का ह्रास हो गया, राग और प्रेम और भाव जो थे उसका पतन होने लगा और बुद्धि का क्या होने लगा? विकास होने लगा। कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं, किंतु यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाए तो उसकी आत्मा मर जाएगी, उसकी सुकुमारता तहस नहस हो जाएगी। दुष्परिणाम यह है कि नई कविता रसहीन हो गई। तो किसी चीज के जहाँ प्लस पॉइंट होते हैं वहाँ माइनस पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चलता है। तो जब इन्होंने बुद्धि का आश्रय लिया तो कविता क्या है? हृदय की, भाव की, भावनाओं का वर्णन होता है। तो जब उसको जबरदस्ती हम बुद्धि के दुर्ग में कैद करते हैं तो वो क्या हो जाती है? तहस नहस हो जाती है। तो यही हुआ, नीरस हो गई कविता, रसहीन हो गई, उसमें साधारणीकरण की क्षमता नहीं रही। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। कवि अपनी बुद्धि से सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों के ताप को नापने का प्रयास कर रहा है। मेरी विशाल बुद्धि सूर्य, चंद्र, तारों के ताप वेग नाप रही, विद्युत की चाप रही। तो इस तरह के वर्णन आने लगे जिसमें भावनाएं क्षीण होने लगी, गौण होने लगी। अगला पॉइंट हम करेंगे अतिशय वैयक्तिकता। अतिशय वैयक्तिकता नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अतिशय वैयक्तिकता। नई कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाकर कोई अनहोनी बात नहीं की, किंतु वे अपने व्यक्तिगत जीवन से एकदम असंपृक्त रहकर काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जीवन का सत्य काव्य में स्फुरित होता ही है। चाहे हमारे मन में कोई भी भावनाएं चल रही हैं, हम खुश हैं या हम दुखी हैं, या हम वेदना से युक्त हैं, या हम नीरस हैं, या हम कुंठा से युक्त हैं, या हम निराश हैं, हताश हैं, तनाव में, तो हमारी सभी भावनाएं हमारे काव्य पर प्रदर्शित होंगी। हमारी भावनाओं का हमारे काव्य के ऊपर असर दिखाई देगा। तो इसीलिए इसमें क्या है? अतिशय वैयक्तिकता का पुट आ गया है। तो सुख दुख का काव्य विषय बनकर यद्यपि कोई अनहोनी बात नहीं की, क्योंकि वे व्यक्तिगत जीवन से एकदम असंपर्क रहकर काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जीवन का सत्य काव्य में स्फुरित होता है। भारतेंदु युग एवं छायावादी युग के कवियों ने भी व्यक्तिकता की प्रवृत्ति रही है, किंतु प्रयोगवादी युग के कवियों ने अतिशय व्यक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं कविता को आत्मविज्ञापन सा बना दिया। उदाहरण के लिए, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता या असफलता को काव्य करके निबद्ध करके आत्म तृप्ति का अनुभव किया। इस काव्य धारा में उपलब्ध व्यक्तिकता इतनी आत्मकेंद्रित है जिसमें किसी अन्य रस की अनुभूति ही इतनी अधिक व्यक्तिकता आ गई, इतना अधिक अपने भावों को, अपनी बात को कहने का तरीका मिल गया कि उसका स्पष्टीकरण ही नहीं हो पाया और वो नीरस हो गई, फोग हो गई, उसका पढ़ने में कोई रस ही नहीं रहा, कोई आनंद ही नहीं आ रहा। क्या? साधारण नगर, साधारण घर में साधारण जन्म हुआ, तो इसमें कुछ भी अति अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कविता वाली बात दिखाई नहीं दे रही। तो अगला हम करेंगे क्षणवादिता।
नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है। उसे कल पर विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज अपनी रग रग के अंतर को छूएं। क्षणवादी है, एक क्षण के अंदर कुछ भी कर सकता है, वो जीवन दर्शन को स्वीकार कर सकता है, उसको भविष्य का भरोसा नहीं है, मतलब क्षणिक सा है उसके अनुसार जीवन, और उसी क्षण में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। भोगवाद एवं वासना। भोगवाद एवं वासना। नई कविता में भोग और वासना के स्वर विद्यमान है। आज का कवि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक है, क्षण को भोगना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, या वो रोना चाहता है, या कुछ करना वो उसी क्षण में करना चाहता है। उसको आज के उस क्षण पर विश्वास है, आने वाले समय पर विश्वास नहीं है। वो भविष्य की ओर नहीं देखता, भूतकाल की ओर कम देखता है, अतीत को वो भूलना चाहता है। तो कह रहे हैं संभवतः इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर हुआ। कहीं कहीं तो प्रतीकों के माध्यम से वासना को अभिव्यक्त किया गया, तो कहीं इसका स्पष्ट कथन भी है। अज्ञे ने सावन मेघ नामक कविता में प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही। वासना के पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य से निर्लज नंगी और समर्पित। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया जिसमें भोग और वासना के स्वर दिखाई देते थे। अज्ञे ने स्वीकार किया कि आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति सेक्स संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत है। ये कुंठाएं काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति आती हैं। आह मेरा श्वास है उत्पत्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की दिया, प्यार है अभिषेक तुम कहाँ हो नारी। ठीक है, यथार्थवादिता। नए कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है, जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि का उद्देश्य रहे। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित होते हैं। सीधे साधे सरल शब्दों में सहज व्यक्ति करते हुए इन कवियों ने अपने यथार्थवाद का रुझान का परिचय दिया है। शरद देवड़ा की कविता में बंद कमरे की गरमाई फिजा में गठरी सा गुड़मुड़ में दुबका रजाई में सुन रहा, खिड़की की संकरी दरारों से आती नल पर झगड़ती औरतों की चकचक। मतलब जो वो फील कर रहा था, जो उस समय महसूस कर रहा था, उसको उन्हें शब्दबद्ध उसने कर दिया। यथार्थवादिता का उपयोग उद्योग प्रधान वैज्ञानिक युग की झलक भी इन कविताओं में दिखाई देती है। आधुनिक युग बोध। आधुनिक युग बोध का भी इसमें वर्णन किया गया है। प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संत्रास, तनाव, कुंठा, निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया। इस कविता में ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता की स्थापना। इससे पहले क्या होता था? ब्रह्मा की सत्ता थी, ब्रह्मा की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता स्थापित की, मानव की सत्ता की प्रधानता स्थापित की। अब तक क्या था? चाहे वो महादेवी थी, चाहे वो भारतेंदु से पहले के रीतिकालीन कवि थे, या वो भक्ति काल के कवि थे, कबीर थे, संत काव्य के कवि थे, वो सब क्या चाहते थे? उस परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा के दर्शन करवाने चाहते थे, उसकी सत्ता को स्वीकार करते थे। अब महादेवी जी ने भी इसी बात का समर्थन किया। मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रीतम का पथ आलोकित कर। इसमें प्रीतम कोई एक मनुष्य नहीं है, बल्कि वो परमपिता परमात्मा है कि हम मेरी रूह को तू रास्ता दिखा। तो इन्होंने क्या किया? मानव मात्र की सत्ता का विश्वास किया, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का खंडन किया, वर्तमान जीवन के कटु सत्य को ईमानदारी से व्यक्त किया, परंपरागत मूल्यों की नवीन व्याख्या की। आधुनिक युग बोध के परिणाम स्वरूप नई कविता में एक और जिजीविषा मुखरित हुई, दूसरी ओर यथार्थवादिता। क्या हुई? आधुनिक एक और जिजीविषा, जीने की इच्छा उत्पन्न हुई, और दूसरी ओर यथार्थवादिता उत्पन्न। ठीक है, एक और जिजीविषा और एक और यथार्थवादिता का पुत्र सामने आया। दुख सबको मांझता है और चाह सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिनको मांझता है।
उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। युगबोध हमें दूसरों से जोड़ता है। वही परिचित दो आंखें चिर माध्यम है सब आंखों में, सब दर्दों में मेरे चिर परिचय का मतलब वो उन दो आंखों को अपने जो उसको देख रही हैं, चाहे वो कोई भी दो आंखें हो, जो उसको देख रही हैं उन सबको वो क्या चाहता है कि उनके सामने कुछ वो गलत कर रहा है तो उसका हृदय, उसका दिल उसको झकझोर रहा है। तो ये यथार्थवादिता की प्रमुख बात है कि उसमें क्या थी, जिजीविषा भी थी और यथार्थवादिता भी मौजूद था। आगे कवि कह रहे हैं प्रणयाभूति। अब प्रणय क्या होता है, प्रेम होता है, तो प्रेम की अनुभूति इन कवियों में भी दिखाई दी, जो कि आदिकाल में कम थी, भक्ति काल में ईश्वर के प्रति थी, रीति काल में स्त्री के प्रति थी, नारी के प्रति थी, और आधुनिक काल में राष्ट्र के प्रति भी है, माँ के प्रति भी है, भाई के प्रति भी है, स्त्री के प्रति भी है, तो सबके प्रति है। प्रणयानुभूति मतलब प्रणयानुभूति में हम करेंगे प्रयोगवादी कवि ने प्रणय भावना का निरूपण ऐकुंठ रूप में किया। प्रेम को वे यौनाकर्षण ही मानते हैं जो शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। प्रेम का मूलाधार शरीर है, वो उनका जो प्रेम है वो मन तक नहीं पहुंचा, मानसर प्रेम था, हृदय की भावनाओं तक उनका प्रेम नहीं पहुंचा। प्रयोगवादी कवियों ने केवल मानसर प्रेम का चित्रण किया है, मानसर प्रणय को व्यक्त करने में कहीं भी उन्होंने संकोच अनुभव नहीं किया। क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। तो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने स्वीकार किया है लोक संस्कृति, लोक संस्कृति नया कवि लोक से जुड़ा हुआ है, लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य, प्रकृति, बिंब, प्रतीक, शब्द, उपमान आदि हमें नई कविता में प्रचुरता से मिल जाते हैं। जागो सखी बसंत आ गया, पीपल की सूखी डाल कोमल हो चली, सरिस ने रेशम से बेनी बांध ली, नीम ने भी बोर से मिठास देख, हंस उठी कचनार की कली। मतलब जो वास्तविकता है, जो है उसी का वर्णन किया गया है और लोक संस्कृति के अंदर उन्होंने प्रकृति को ध्यान को स्थान दिया। शिल्प विधान, नई कविता का शिल्प विधान भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। परंपरागत से भिन्न है, इसका नई कविता है। नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू, इनकी अर्थवत्ता सब खो गई, अतः अब नए उपमानों की आवश्यकता थी। देवता अब इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। जो पहले देवता होते थे ना इन प्रतीकों के अंदर, वो अब कूच करके चले गए हैं। कभी वासना अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मतलब अब वो बात नहीं है कि जैसे पहले हर शय में, हर वस्तु में हम अपने अंदर भी ईश्वर को ढूंढते थे। जब कबीरवादी युग था, जब निर्गुण काल था, जब संत काव्य था, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश रे। या जहाँ पर सगुन भक्ति को देखें तो सूरदास जी को हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं कि मैं कृष्णमयी हो गई। मैं रसखान को गोवर्धन पर्वत बनना चाहते हैं, गाय बनना चाहते हैं, उनका कंबल बनना चाहते हैं, कृष्ण की लकड़ी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनमें हर एक उस वस्तु में वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्णमयी होना चाहते हैं। लेकिन अब प्रतीक बदल गए थे, अब देवता पुराने उपमानों से कूच कर गए थे। अब क्या थी, इंजन के हेडलाइट सा शोरगुल, गार्ड की रोशनी के पीछे गुमसुम, मतलब इस तरह से प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नई कविता हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, किंतु नई कविता के नाम पर उल जुलूल शब्दों को एकत्र कर देना, इसको ध्रुव बता देना, समझ में न आवे किसी प्रकार का श्लाघ्य नहीं है। अति बौद्धिकता, छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्त चित्रण की नई कविता का दोष कहा जा सकता है। तो हमने आधुनिक काल के बारे में कई मैंने लेसन आपको दिए। आधुनिक काल के अंदर सर्वप्रथम हमने भारतेंदु काल को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने द्विवेदी युग को पढ़ा, उसके पश्चात हमने छायावाद को, उसके बाद हमने प्रगतिवाद को, व आज हमने प्रयोगवाद में नई कविता का अध्ययन किया, जो कि
मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रयोग और प्रारंभिक अवस्था है और नई कविता विकासात्मक अवस्था है का हमने वर्णन किया। तो लगभग हमारा पोइट्री का जो आधुनिक काल का वर्णन था वो खत्म है। इसके बाद इसके गद्य का विकास है जिसमें उपन्यास, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि का वर्णन है। वो भी हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।